Hello students, welcome to our e-learning tutorial. In previous lecture we discussed the concept of circular motion, which is going to help you in the preparation of JEE, NEET or CET or whatever exams you are preparing for. In today's lecture we are going to discuss some of the questions which are very important with respect to your exams for which you are preparing. So today we will be discussing the DPP for circular motion, which consists of 20 questions. All those 20 questions are from different topics of circular motion. So let's start today's session. Okay, then our first question is the angular velocity of a wheel is 70 rad per second. Means यहाँ पे जो आपका कोई लेट्स से कोई व्हीकल जो रन कर रहा है रोड पे, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी है उसके व्हील का, जो उसका व्हील जो होगा, उसका जो चक्के है उस गाड़ी के, उसके जो स्पीड है उसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितना है 70 रैड पर सेकेंड. इफ द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.5 मीटर देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज, मीन्स यू नीड टू फाइंड योर लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हील. सो सर्कुलर मोशन जब हमने स्टडी किया था देन उस वक्त मैंने आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन बताया था, जो कि होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा. उसी तरह अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन देखा जाए तो क्या होता है a इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा. तो हमें यहाँ पे कौन सा जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, वो है v इक्वल्स टू आर ओमेगा. तो v हमें फाइंड करना है. v हमारा क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, r हमारा होता है रेडियस, ओमेगा होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी. तो सिंस आपके पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, देयरफॉर अगर आप उसका मल्टीप्लीकेशन करते हो देन यू विल गेट योर आंसर विच इज 35 मीटर पर सेकेंड. तो 35 मीटर पर सेकेंड क्या है आपका लीनियर वेलोसिटी है. देयरफॉर आप सी ऑप्शन इज करेक्ट. होप आप सबका यह ऑप्शन करेक्ट आया होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन. तो कोई सर्कुलर मोशन है जो एक्सेलरेटेड है, उसमें क्या होगा दोस्तों. तो उसमें ऑप्शन दिया है हमारे पास. क्या है कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. क्या सर्कुलर मोशन अगर एक्सेलरेटेड है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा. ओके, हम लोग चेक करते हैं. फिर सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं क्या है. सेकंड ऑप्शन आपका एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस. ओके, ये बोल रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन में कि तीनों चीज चेंज हो रहा है. एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रहा है. सी ऑप्शन में क्या बोला है, तो एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, और डी ऑप्शन में बोला गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड. ओके दोस्तों, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता रहता है. अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है मतलब क्या, इसका मतलब कि वो एक्सेलरेशन होगा वहां पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज होगा, वो आएगा वहां पे. तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है वहां पे चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है दोस्तों, और हाफ एम डॉट वी स्क्वायर. तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, चेंज होने वाला है. सो आपका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, बी. तो बहुत छोटा सा सिंपल क्वेश्चन था, ये नीट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन. इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए बेटर क्या होगा कि आप लोग को जो भी कुछ हमने ई नोट्स प्रोवाइड किया है वो ई नोट्स को आप अच्छे से स्टडी करो, और उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हर एक लाइन में नीट का सीईटी का क्वेश्चन अवेलेबल होता है, बन सकता है वहां पे दोस्तों. तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का खत्म होता है. यहाँ पे हम लोग जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. ओके दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg. ओके, कोई बॉडी है जिसका मास 0.1 kg है, अटैच्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग 6 मीटर. तो कोई एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड पे कितना है 0.1 kg का मास अटैच किया गया है, और क्या बोला है इसमें, इज विरल इन अ वर्टिकल सर्कल. तो कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों. तो नेक्स्ट पूछा क्या है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6.4 न्यूटन एट द लोएस्ट पॉइंट. व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज विरल्ड. तो लेट्स से कि कोई आपके पास कोई थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ है कितना 6 मीटर. थ्रेड मतलब मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपके पास स्ट्रिंग अगर हो. तो लेट्स से कि कोई स्ट्रिंग है आपके पास जिसका लेंथ 6 मीटर है, और आपके पास कोई छोटा सा बॉडी है जिसका जो मास है वो 0.1 मीटर है, और स्ट्रिंग और बॉडी को कनेक्ट किया है. देन अगर उसको एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर घुमाया जाए देन वो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना जा रहा है दोस्तों, तो 6.4 न्यूटन. तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि गिवन डेटा क्या है. तो गिवन डेटा हमें क्या दिया है, मास दिया है 0.1 kg, रेडियस दिया है हमारे पास 6 मीटर, टेंशन दिया है हमारे पास 6.4 न्यूटन. ठीक है दोस्तों.
अभी देखते हैं हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे वो टेंशन है। तो अगर मान के चलो एक सर्कल है, ठीक है दोस्तों, तो ये अपना लोएस्ट जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि नीचे की तरह mg एक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। और सिंस ये टेंशन फोर्स होगा यहाँ पे, तो इधर इस साइड टेंशन फोर्स भी रहेगा। तो हमने क्या सीखा है अभी तक कि किसी भी फोर्स की वजह से जब सर्कुलर मोशन होता है देन उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस जो भी समेशन होगा उस टोटल फोर्स का, उस फोर्स को हम mv²/r से इक्वेट कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ टेंशन एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका वो एक्ट कर रहा है, मतलब जो आपका mg जो है mg। तो यहाँ पे अगर t माइनस mg किया तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है mr⍵², या फिर mv²/r हम लोग हमें बोल सकते हैं इसे। तो mv²/r का मतलब ही होता है mr⍵²। तो दोस्तों यहाँ से अगर t का मैंने इक्वेशन बनाया देन mg प्लस mr⍵² हो जाता है, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे अगर आपके पास मास दिया है, यहाँ पे आपका रेडियस आपके पास दिया गया है यहाँ पे, देन आपके पास टेंशन भी दिया गया है। देन अगर आप इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हो देन टेंशन की जगह पे कितना मिलेगा, डालोगे 6.4 इक्वल्स टू mg। m कितना हमारे पास 0.1, हमने g को 10 ले लिया है यहाँ पे, 9.8 नहीं लिया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सोल्यूशन है उसे थोड़ा सिंपल करना था। देयरफॉर 10 इंटू 0.1 क्या होता है 1 हो जाता है, प्लस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मास कितना है हमारा 0.1 इंटू ω² इंटू r कितना है रेडियस 6 मीटर्स। देयरफॉर अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया देन आपको मिलेगा ω² इक्वल्स टू 5.4/0.6 विच इज इक्वल्स टू 9। बट अगर 9 का अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो वो हो जाएगा 3 rad/सेकेंड। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज 3 rad/सेकेंड। सो होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आवर फोर्थ वन। ओके दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन ये। क्रीम गेट्स स्प्रेड आउट ऑफ मिल्क व्हेन इट इज चर्न्ड, इट इज ड्यू टू। तो चर्निंग क्या होता है दोस्तों, चर्निंग इज अ प्रोसेस जब अगर आपका लेट्स से कि मिल्क है, मिल्क में से अगर आप मलाई निकाल रहे हो, क्रीम निकाल रहे हो, देन उस प्रोसेस को हम लोग चर्निंग बोलते हैं दोस्तों। तो उस प्रोसेस में होता क्या है कि आपके पास कोई बर्तन होता है, उस बर्तन में क्या करते हो, उसमें वो मिल्क होता है, और मिल्क का जब वो मिक्सिंग किया जाता है वहां पे, देन उस समय क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दोस्तों क्या होता है कि वो जो मिल्क जो भी क्रीम है वो स्प्रेड हो जाता है दोस्तों। तो उसका इस क्वेश्चन का रीजन क्या होता है, मतलब जो भी कुछ यहाँ पे मिल्क में से जो क्रीम निकल रहा है और स्प्रेड हो रहा है दोस्तों, उसका रीजन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आपका पांचवा क्वेश्चन है, 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over the frictionless pulley. Okay, the tension in the string when the masses are released. Okay, is तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम दिया आपको। डायग्राम में क्या है देखिए दोस्तों, एक पुली है आपके पास, उस पुली में कोई तो भी एक स्ट्रिंग जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है वो उसमें लगाया गया है। मतलब क्या कि वो जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि उसका लेंथ है, वो लेंथ कांस्टेंट रहेगा, वो लेंथ चेंज नहीं होने वाला है वहां पे, ठीक है दोस्तों। मतलब एक आइडियल स्ट्रिंग है ये। तो उस स्ट्रिंग के दो एंड में हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 8 kg का वेट अटैच कर दिया, एक साइड में 8 kg का, दूसरी साइड में 12 kg का। तो उस तरह से अगर जैसे हमने अटैच किया और उसको हमने लीव किया, फ्री मोशन को अगर अलाउ किया, देन हमें पूछा गया कि इसमें टेंशन फोर्स कितना जनरेट होगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सर कोई भी एक तरह से देखा है तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। ये सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा नहीं लेंगे, कॉन्सेप्ट एक्चुअली है ही नहीं यहाँ पे, बट फिर भी आपको एक अच्छे से रिवीजन हो जाए इसका, आपका जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन था, इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए, पहली बात तो आपके पास मास 1 है, आपके पास कौन सा 8 kg जो कि स्मॉलर है। सेकेंड मास क्या है आपके पास 12 kg का जो कि लार्जर मास है, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर एक स्ट्रिंग से 2 बॉडी कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों, एक स्ट्रिंग से 2 बॉडी कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे देखिए एक ही स्ट्रिंग है ये और इससे दोनों बॉडी कनेक्टेड है, तो दोनों साइड जो होंगे स्ट्रिंग के दोनों साइड में क्या होगा, टेंशन इक्वल होगा, मतलब दोनों में टेंशन T ही होने वाला है। तो यहाँ पे टेंशन चेंज नहीं होता है।
तो यहाँ पे टेंशन क्या लिया हमने, स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन इज टेकन एज टी। ओके, देन यहाँ पे मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करता हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, देन ये तो आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इंटू मास, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि आपका जो टेंशन है या फिर जो भी फोर्सेस है यहाँ पे, फोर्स टेंशन फोर्स हो गया, देन उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, सबको हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, इसको फोर्स बैलेंस किया है। फोर्स बैलेंस करने के बाद अगर मान के चलो हमारा ये M1 है, ये हमारा बॉडी M1 है, तो M1 के लिए हमने फोर्स अगर बैलेंस किया तो क्या होता है दोस्तों, ऊपर की तरफ T है, नीचे की तरफ जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि M1G है, मास इंटू ग्रेविटेशन। ठीक है दोस्तों, अभी डायग्राम से दिख रहा है कि ये 12 kg है, देन ऑब्वियस बात है नीचे होगा, नीचे आएगा, और ये 8 kg है जो कि कम है, इसलिए वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 12 kg का मास का जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है, 8 kg का ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका टेंशन फोर्स है वो ऑब्वियसली बात है ज्यादा है 8G से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे कि आप देखोगे यहाँ पे कि T माइनस M1G इक्वल टू M1A। M1A क्या है आपका दोस्तों, ऊपर जो जिस फोर्स से वो जा रहा है तो टोटल फोर्स हो जाता है आपका M1A। A क्या है आपका, तो जिस एक्सीलरेशन से वो जाएगा वो एक्सीलरेशन आपका यहाँ पे A है। अगर हमने सेकेंड मास के ऊपर अगर देखा, सेम अगर हमने कॉन्सेप्ट सेकेंड मास के ऊपर लगाया, देन यहाँ पे M2G आपका जो ये हमारा बॉडी जो M2 इज इक्वल्स टू 12 kg। ठीक है दोस्तों, M2 का वैल्यू कितना है, 12 kg, तो M2G इज ग्रेटर देन T, तो M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A किया हमने यहाँ पे। यहां से हमें क्या मिला, दो इक्वेशन मिल गया दोनों बॉडी के ऊपर। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, देन आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे T और T दोनों क्या होगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ये आपका बचता है यहाँ पे M2 माइनस M1 इंटू G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। ठीक है दोस्तों, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से A का वैल्यू फाइंड करता हूँ। एक्सीलरेशन क्यों करना है हमें, क्योंकि आपके पास M1 और M2 दोनों की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। तो अगर आप क्या करते हो बस कि M1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G करते हो। M2 का वैल्यू कितना है 12, M1 का वैल्यू कितना है 8, तो 12 माइनस 8 कितना होता है 4 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 12 प्लस 8 कितना होता है 20 हो जाता है, तो 4 अपॉन 20 इंटू अपॉन में 10 रहेगा, तो टोटल आंसर आ जाता है आपका दोस्तों इट्स 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है दोस्तों ये। और इस अकॉर्डिंग हम क्यों कैसे आ गया दोस्तों, तो 10 से 20 कैंसिल होगा, देन 10 से जैसे 20 कैंसिल होता है तो क्या बचेगा आपको यहाँ पे 2 बचेगा, 2 2 जा 4। देन अगर हमने देखा कि अब सेकंड जो बॉडी है वहां पे अगर हमें तो एक्चुअली टी निकालना है दोस्तों यहाँ पे, तो टी निकालने के लिए आपके पास ए मिल चुका है, तो अब किसी भी इक्वेशन में अगर आप M1G का और ए का वैल्यू डालते हो देन आपको इजीली यहाँ पे टी मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे जितना कैलकुलेशन किया है उससे बेटर होगा कि आप खुद से यहाँ पे क्या करो कि मान के चलो अगर आपके पास ये इक्वेशन है T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसमें आप जो भी वैल्यू अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो देन आपको यहाँ पे आंसर इजीली मिल सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 96 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ए आंसर यहाँ पे करेक्ट आया। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉडी ऑफ मास m kg is kept at the top of a smooth hemisphere of radius 5 मीटर। ओके, कोई स्मूथ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, ऐसा कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर क्या किया है 5 kg का एक कोई m kg का कोई मास यहाँ पे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का, तो इसका रेडियस हमें दिया है दोस्तों 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर हमें इसका रेडियस गिवन है। ओके, इट इज अलाउड टू स्लाइड डाउन द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब इसको ऐसे क्या बोला है कि हाँ अभी तो उतर सकता है भाई, चलो ओके उतर जाओ अभी। ठीक है, देन क्या बोला है, इट लीव्स द हेमिस्फीयर। ओके, ऑब्वियस बात है उतर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लीव कर देगा, क्यों करेगा तो अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड, तो जब वो लीव करता है देन उसका स्पीड उस समय क्या होता है 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विथ द वर्टिकल एट द इंस्टेंट। ओके,
द बॉडी लीव्स द सर्फेस। तो जब ओके क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार नॉर्मल आपको हिंदी में समझा दूं कि आपके पास कोई हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस 5 मीटर दिया गया है, कोई दूसरा बॉडी है जिसका मास m kg गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो m kg का जो मास है वो उस हेमिस्फीयर के ऊपर है, और कोई एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब वो बॉडी होगा वो क्या करेगा, हेमिस्फीयर को लीव करके ऐसे उतर जाएगा बाहर, ठीक है दोस्तों। तो जिस समय वो लीव करेगा उस समय उसका स्पीड कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो उस केस में हमें उस समय क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे लीव करता है, यहाँ पे ये बॉडी आ गया, ठीक है दोस्तों। देन उस समय क्या होता है, इन दोनों के बीच का हेमिस्फीयर और बॉडी, इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, कनेक्टिंग फोर्स मतलब मैं क्या बोलूँ कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा n इक्वल्स टू वो क्या होगा, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जीरो होता है। मतलब क्या होगा यहाँ बस, एक तो आपको यहाँ पे mg का फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है दोस्तों, mg का फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और दूसरा क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो mv²/r होता है। तो mg का जो फोर्स जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसका हमें क्या करना है, उसका नियरेस्ट कंपोनेंट हमें लेना है, तो वो हमें मिल जाएगा mg cos थीटा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि mg का अगर किसी भी चीज का अगर हमने नियरेस्ट कंपोनेंट लिया तो हमें cos थीटा मिलता है। वो हमें क्यों लेना है नियरेस्ट कंपोनेंट, क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन का जब ये कर रहा होगा देन ये इस तरफ जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा उसको बैलेंस करने के लिए हमें इसके सामने वाला जो फोर्स यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भले नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा फोर्स होगा वो mg का जो होगा, ये मान के चलो अगर आपका mg है आपका ये, देन उसका जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उससे इक्वेट होगा यहाँ पे दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे mv²/r इक्वल टू mg cos थीटा। देन दोनों साइड m है, m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, v²/r इक्वल्स टू g cos थीटा। सिंस हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, देन cos थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू हम लोग करेंगे v²/rg, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ से मुझे थीटा का वैल्यू मिलता है डायरेक्टली, cos थीटा का वैल्यू मिलता है 1/2, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जब थीटा 60 होता है देन cos थीटा कितना होता है, हाफ होता है। तो होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आंसर होता है सी का ऑप्शन। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार इज ड्रिवन राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 18 मीटर विदाउट स्किडिंग। ओके, वेयर g इक्वल्स टू g कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर टायर एंड द रोड इज 0.2। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें g का वैल्यू दिया है और फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है, बोला क्या हमें कि वेलोसिटी निकालने को, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, अगर ये जो भी कुछ व्हीकल होगा, ये द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार, ओके ये कार है आपके पास, ये कार जब टर्न ले रहा है, ठीक है दोस्तों, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो म्यू इंटू आर होता है। आर क्या होता है, तो mg होगा, तो म्यू इंटू mg क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका यहाँ पे वर्क परफॉर्म करने वाला है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में, पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी बताया आपको, और जब लास्ट लेक्चर हुआ था सर्कुलर मोशन का उसमें भी बताया था। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो हमने क्या किया, यहाँ पे mv²/r को म्यू mg से इक्वेट कर दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे m दोनों साइड में है, तो ये हम लोग कर देंगे कैंसल। तो हमें बचता क्या यहाँ पे आप दोस्तों, v² मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू g, और ये जो अपॉन का r है वो भी इस साइड आ जाएगा, तो म्यू जी आर। तो v इक्वल्स टू मतलब हम क्या बच रहा है दोस्तों, v इक्वल टू हमें बच रहा है म्यू इंटू जी इंटू आर बच रहा है, ठीक है दोस्तों। तो म्यू का वैल्यू हमें क्या दिया है 0.2, जी का वैल्यू हमें कितना दिया है 10, और आर का वैल्यू हमें दोस्तों क्या दिया है, रेडियस इज 18 मीटर। ओके, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा आंसर, 6 मीटर पर सेकेंड। बट हमारा जो क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो दोस्तों जो मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिला है इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपका आंसर यहाँ पे आता है 21.6 किलोमीटर पर आवर।
पर आवर। ओके दोस्तों, देन आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता है यहाँ पे। हम लोग ए ऑप्शन, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका 8th क्वेश्चन होगा। ओके दोस्तों, 8th क्वेश्चन क्या है, अ कर्व रोड ऑफ डायमीटर 1.8 किलोमीटर। ओके, कोई तो भी रोड है जिसका डायमीटर दिया है हमें 1.8 किलोमीटर, इज बैंक्ड सो दैट नो फ्रिक्शन is required at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द बैंकिंग एंगल, हमें बैंकिंग एंगल पूछा है दोस्तों यहाँ पे, और गिवन डेटा क्या है हमारे पास, तो डायमीटर दिया है 1.8 किलोमीटर। तो पहली बात तो किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, और डायमीटर दिया है लेकिन हमें डायमीटर की जरूरत नहीं होती, हमें रेडियस की जरूरत होती है। तो 1.8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो देन आपको रेडियस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा डी जो आपका डायमीटर है, डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो डी इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। तो डायमीटर अगर हमें दिया है 1.8 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.9 किलोमीटर। और किलोमीटर को अगर हमने मीटर में अगर कन्वर्ट किया देन हमें टोटल आंसर क्या मिलता है, 900 मीटर। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी हमें गिवन है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। और आपको मैंने पिछले जो आपका अपना लेक्चर हुआ था उसमें बैंकिंग ऑफ रोड मैंने डिटेल में लिया था, जिसमें आपको tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आरजी होता है, ये मैंने बताया था वहां पे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आरजी। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वी स्क्वायर, वी हमारा क्या है 300 का स्क्वायर अपॉन आर क्या है हमारा, तो 900 मीटर। आर लिख लिया हमने, 9.8 हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.1। क्यों 0.1? क्योंकि अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 900 अपॉन 900 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 0.1 9.8 लेने से बेटर होगा अगर 10 लेते हो तो। अगर 9.8, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके अगर क्या किया हमने यहाँ पे 0.1 कर लिया है, क्योंकि 1 अपॉन 10 आपका 10 होता है 0.1। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे 10 लेना है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 0.1, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 0.1 विच इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। अगर आपको tan इनवर्स ऑफ 0.1 देखना है देन आप अपना लॉग टेबल का भी यूज कर सकते हो, लॉग टेबल में दिया होता है। और आपका यहाँ पे 8th क्वेश्चन का आंसर होता है बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, 9th क्वेश्चन क्या है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल describing equal angles in equal time its velocity vector। ओके, देन हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो कि इक्वल एंगल कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। ठीक है, क्या बोला है, डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम्स। ठीक है दोस्तों, देन उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ऑप्शन दिया हमें चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, उसका वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, या फिर बी ऑप्शन चेंजेस इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, क्या दिया है, रिमेन्स कांस्टेंट। और डी ऑप्शन बोला है चेंजेस इन डायरेक्शन। तो दोस्तों जब हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम। मतलब कि आपका चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 0 है, लेकिन क्या कि यहाँ पे जो आपका जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं रहने वाला है। डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, नहीं, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड में होगा ही नहीं तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा यहाँ पे। देन रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्योंकि आप देख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर का हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पे इधर चेंज डायरेक्शन है, फिर आगे इधर आता है, फिर ऐसे जा रहा है। तो आपको यहाँ पे डिटेल में समझ रहा होगा कि कैसे उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इस 9th क्वेश्चन का आंसर आपका डी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, कोई एक फिगर दिया है यहाँ पे। इस फिगर में क्या बताया है, कुछ 4 पॉइंट से ए बी सी डी। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर शोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v along a सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है दोस्तों, इस सर्कल का रेडियस r है जिसमें एक बॉडी m जो जिसका मास m है वो मूव कर रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी इज गोइंग फ्रॉम a टू b इज,
तो हमें क्या बताना है कि ए से बी पे जब ऑब्जेक्ट जाता है, पहले अगर इनिशियल पोजीशन अगर उसका ए है और फाइनल पोजीशन अगर उसका बी है, देन उसमें उसका वेलोसिटी का चेंज कितना होगा, हमें वो बताना है। देखो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ए पे अगर मैं बात करूं, देन ए पे यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगा ऐसे, और बी पे वेलोसिटी आपका होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए पे और बी पे दोनों इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलो अगर वेलोसिटी ए के जगह पे अगर होता है आपका वी ए, ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी क्या होता है वी ए, और बी की जगह पे वेलोसिटी क्या होगा आपका, तो मान के चलो वी बी हमने बोला अगर, तो वी बी कौन से डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव हॉरिजॉन्टल में है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये वर्टिकल एक्सिस पे कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव में। कैसे हमने बोला, क्योंकि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, और ये माइनस होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखते हो, देन बी कौन से डायरेक्शन में, इधर है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर अगर हम देखा, देन बी कहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है। सिंस इसका वेलोसिटी क्या बोले यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है उसका, मतलब क्या कि दोनों जगह पे वेलोसिटी सेम होगा बट उसका डायरेक्शन अलग होगा। तो अगर हमने देखा ए का वेलोसिटी हमने v पकड़ा और बी का वेलोसिटी हमने माइनस वी पकड़ा। क्यों पकड़ा माइनस वी, क्योंकि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालू, मतलब दोनों का चेंज इन वेलोसिटी देखू, तो क्या हो रहा है कि वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए क्या होगा, तो वी आई माइनस वी जे। वी आई मतलब क्या है और वी जे मतलब क्या है दोस्तों, वी आई आपका हो जाता है आईथ डायरेक्शन, मतलब क्या एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे मतलब होता है वाई एक्सिस के अलोंग। देन मैग्नीट्यूड अगर हम इसका निकाले, देन मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। देन हमारा आंसर क्या मिलेगा, रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, वी रूट टू। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, 11th क्वेश्चन में क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। आप सबको पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा, मतलब हमें क्या बोला गया, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, देन इट्स एंगुलर एक्सिलरेशन विच इज अल्फा। तो हमें इसका आंसर सिंपल सी आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन एंगुलर एक्सिलरेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बेटर होगा कि आप डेफिनेशन सारे लर्न कर लो, जिसकी वजह से आपके ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको सेकंड्स के अंदर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 kg। ओके, कोई कार है जिसका मास 1000 kg है, मूव्स ऑन अ सर्कुलर रोड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, its direction changes by 90 degree after traveling 628 meter on the road. Okay, the centripetal force acting on car is, हमें क्या करना है, centripetal force फाइंड करना है। दोस्तों अगर वो कार सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, देन हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें जो आर्क है, आर्क और रेडियस का एक रिलेशन होता है, वो होता है थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, या एस इक्वल टू आर थीटा, जिसमें आपका आर क्या हो जाता है, रेडियस होता है, थीटा आपका एंगल टोटल स्वेप्ट हो जाता है, और एस होता है आपका आर्क लेंथ, जो कि आर्क लेंथ हम इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका टोटल आर्क लेंथ कितना है, 628 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमें रेडियस का टोटल एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है आपका पाई बाई 2। आपका 90 डिग्री मतलब होता है पाई अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 628 अपॉन आर। तो यहां से आप आर का वैल्यू अगर निकालते हो, आर का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों आपको 400 मीटर। ठीक है दोस्तों, देन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला तो mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। v आपके पास है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, मास तो है आपके पास 1000, और r आपको यहाँ से मिल जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, देन अगर 20 को अगर आप स्क्वायर करते हो, 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो 400 होगा, तो v स्क्वायर होगा 400 और r भी होगा 400, तो 400 अपॉन 400 क्या हो जाएगा, 1।
ठीक है दोस्तों, 400 अपॉन 400 कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो मास है वही आपका आंसर होगा। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो मुझे आंसर कितना मिलता है, 1000 न्यूटन। तो आपका आंसर बी होता है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था बस, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना था दोस्तों। तो हो चुका है और इसका आंसर बी आपका आया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन व्हिच स्लोज डाउन फ्रॉम 600 आरपीएम टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। ओके, कोई एक पार्टिकल है जो कि एंगुलर, जिसका एंगुलर जो आपका स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो कितना दिया है, 600 आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट में अगर आपके पास वैल्यू गिवन है, देन मिनट रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई का होता है। देन हम लोग क्या करें, ओके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला है आपका, अगर जैसे काइनेमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v यहाँ पे क्या था आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या था आपका इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या था एक्सेलरेशन, t क्या था टाइम। ये कहां पे था ये सब, तो जब आप लीनियर मोशन पढ़ा करते थे 11th में, तब ये फॉर्मूला था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो दोस्तों जब वहां पे लीनियर मोशन में v u हुआ करता था, जो आपका लीनियर वेलोसिटी होता था, तो वही आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी जो कुछ भी हो यहाँ पे, एंगुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल, अल्फा मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन, टी तो टाइम ही होता है। तो हमारा नया फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू वी, मतलब वी इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, अगर हमने v को ओमेगा फाइनल से रिप्लेस किया, ओके, इक्वल्स टू u को हमने ओमेगा आई इनिशियल से रिप्लेस किया, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता था। a क्या है यहाँ पे दोस्तों, अल्फा है, इनटू t। ओके दोस्तों, तो अगर सर्कुलर मोशन में ये काइनेमेटिक इक्वेशन हो जाता है, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t। इसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, देन सर्कुलर मोशन को अगर आपने लीनियर मोशन से रिलेट किया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो भी आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस थे उससे अगर रिलेट किया, देन यहाँ पे मिलेगा क्या, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। देन यहाँ से अल्फा के वैल्यू हमें मिल जाएगा, हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ओमेगा फाइनल क्या होगा दोस्तों, अभी देखिए क्वेश्चन हम लोग फिर से समझते हैं। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन which slows down from 600 rpm to rest in 10 seconds। okay, तो एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 600 rpm है, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये फाइनली रेस्ट पे जा रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, 10 सेकेंड्स का। ठीक है दोस्तों, देन अगर आप फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे अगर 0 पुट करते हो और इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल कितना दिया है, तो वो है आपका 600 इंटू क्या हो जाएगा ये 2 पाई। क्यों, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है और इसको आपको रैड पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इंटू 2 पाई हो जाएगा। ओके, बेटर यहाँ पे सब हमने करके रखा है, देखिए 600 इंटू 2 पाई अपॉन 60। अपॉन में अगर हमने 10 किया, क्यों किया 10, क्योंकि अपॉन में यहाँ पे 10, ये देखो अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू कन्वर्ट करता हूँ, देन ये क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। ये क्या होगा, अल्फा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है पहले से ही। देन अल्फा इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाता है, -2 पाई। ओके, -2 पाई। हमने आपको बोला कि ये आरपीएम में दिया है, आरपीएम से हमें रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। देन इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रैड पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, देन आपका यहाँ पे आंसर आता है -2 रैड पर सेकेंड, मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा है, यहाँ थीटा क्या है 2t³ प्लस 0.5, वेयर थीटा इज इन रेडियंस एंड t इज इन सेकेंड्स, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम इट्स स्टार्ट इज। ओके, तो हमें क्या करना है, इसका एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। और हमें गिवन क्या है दोस्तों, तो थीटा का वैल्यू हमें जो गिवन है, मतलब हमारा एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है दोस्तों, देन आपको मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछले कुछ क्वेश्चन में, कि डी थीटा
अपॉन डी टी अगर मैंने किया, डी थीटा अपॉन मैंने डी टी किया, देन मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, वो मुझे वहां पर मुझे मिलेगा ओमेगा। क्या मिलेगा? ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी। हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों? एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। मतलब क्या कि हमारे पास जो यहाँ पे थीटा जो गिवन है उसको हमें क्या करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अभी दोस्तों हमको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 0.5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 2t³ का क्या होगा? तो t रेज टू जो आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है x रेज टू n का, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो हो जाता है n जो आपका है x, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा x रेज टू n इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n, एक मिनट, ये हो जाएगा n इंटू x रेज टू n माइनस 1। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n क्या हो जाता है? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है दोस्तों? तो t है। t रेज टू n की जगह पे क्या है? 3 है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू t रेज टू 2, लेकिन यहाँ पहले से 2 अवेलेबल है, 3 2 जा 6, मतलब 6t² रैड पर सेकेंड हो गया। सिंस हमें क्या बोला है यहाँ पे कि इट्स वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बोला है। क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पर अगर हमने वेलोसिटी फाइंड किया तो क्या होगा? t इक्वल्स टू 2 डाला यहाँ पे हमने, देन क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 इंटू 6 24, देन योर आंसर इज बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आफ्टर 2 सेकेंड, जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा? तो 24 रैड पर सेकेंड होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस to show that there must be a force acting on the earth and directed towards the sun। ओके, क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बताया गया है कि जैसे सन के अराउंड क्या करता है? अर्थ रिवॉल्व करता है। ठीक है दोस्तों, देन इसमें हमें क्या पूछा? व्हाट इज द एविडेंस दैट शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स। मतलब कौन सा, ऑब्वियस बात है, अगर जैसे हमने जो सर्कुलर मोशन में देखा था, सर्कुलर मोशन हमने क्या देखा था कि जब सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, देन ऑब्वियस बात है देयर एग्जिस्ट अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अगर आपका जो अर्थ है और सन है उसके बीच में क्या प्रूफ है ऐसा कि कोई फोर्स होगा, देन उसका फोर्स क्या है? तो उसका प्रूफ क्या है? तो उसका प्रूफ यही है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। क्योंकि अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, देन वहां पे क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। So we can say that there is a force acting on earth and directed towards sun. Therefore your D option is correct here. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 16th क्वेश्चन, अ 500 kg crane takes a turn of radius 50 meter and with velocity 36 km/h. The centripetal force is, हमें मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो गिवन डेटा क्या हमारे पास? मास इज 500 kg एंड रेडियस इज 50 मीटर, वेलोसिटी इज 36 km/h। तो पहले हमें क्या करना होगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? 5/8 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही अगर मीटर पर सेकेंड में अगर आपको पास डेटा दिया है और उसको अगर आप km/h में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन आपको उसके रेसिप्रोकल मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिंस यहाँ पे km/h में है, therefore we are going to multiply 36 with 5/18. So here we are getting a 10 meter/second as velocity. Since here we need to find out centripetal force. So centripetal force is equals to mv²/r. m क्या है दोस्तों? 500, v क्या है? 10 meter/second, r क्या है? 50। Therefore टोटल हमारा आंसर जो आता है, अगर 500 इंटू 10² क्या होता है? 100/550। ये अगर हमने किया तो हमें क्या मिलता है? 1000 न्यूटन। Therefore there exists a force of 1000 न्यूटन। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? 1000। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम। यूसीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देन इसमें से क्या करेक्ट होगा? इट पॉजेस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके,
अगर कोई पार्टिकल यूसीएम अगर परफॉर्म कर रहा है तो क्या वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पजेस करता है क्या? ओके, बी ऑप्शन क्या है? नाइदर रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके, रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों होगा, इट पजेस रेडियल एक्सीलरेशन। दोस्तों अगर कोई पार्टिकल टेंजेंशियल अगर यूसीएम करता है, क्या बोला है? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, तो अगर कोई पार्टिकल यूसीएम अगर परफॉर्म करता है दोस्तों, देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहला कंडीशन है, सर्कुलर मोशन का सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होता है? तो दैट कम्स ओनली बिकॉज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, देन उसका कंडीशन होता है क्या कि इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट। तो अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है, देन उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? इट विल बी 0। ठीक है दोस्तों, मतलब इट पजेस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये क्या होगा? इनकरेक्ट, नाइदर रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल। ओके, रेडियल एक्सीलरेशन तो होता है लेकिन इसने बोला नाइदर, देयरफॉर ये भी इनकरेक्ट है। रेडियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इन्होंने दोनों बोला है, दोनों नहीं होगा, बस एक ही होगा। इट पजेस रेडियल एक्सीलरेशन, देयरफॉर योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम लोग। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन ऑफ मून अबाउट अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ। ओके, अगर जो मून है अपना, मान के चलो ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड हमारा मून अगर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देन उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? देन सिंपल सी बात है, इनके बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। किसके बीच में होगा? तो अर्थ और मास के बीच में होगा, अर्थ और मून के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के अराउंड मून क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, और अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स होना ही चाहिए। तो वो क्या पे होगा? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। देयरफॉर बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो दोस्तों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि अगर अर्थ और मून का अगर ये रिवॉल्यूशन, अगर अर्थ के अराउंड अगर मून मूव कर रहा है, देन उसके लिए एक ही फोर्स होगा, उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बी होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बाकी दोस्तों। तो अभी यहाँ पे आपका आज का डीपीपी फिर एंड हो जाएगा। ओके दोस्तों, 19th क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब एंड y इक्वल्स टू बीटा टी क्यूब। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। ओके, तो कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसका x कोऑर्डिनेट हमें दिया है अल्फा टी क्यूब और y कोऑर्डिनेट हमें दिया है बीटा टी क्यूब, देन हमें उसका स्पीड पूछा है। तो अगर मैं x के अलोंग अगर इसका स्पीड देखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है n x रेज टू n माइनस 1। उसी तरह अगर मैं t का डिफरेंशिएशन करूं t रेज टू n का, तो वो क्या होगा? n t रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, देयरफॉर 3 अल्फा t स्क्वायर। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं x का y का डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे वेलोसिटी अलोंग y मिलेगा, वो मुझे मिलता है यहाँ पे 3 बीटा टी स्क्वायर। तो दोस्तों x और y डायरेक्शन दोनों एक दूसरे क्या है दोस्तों? ये परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर मैंने बताया आपको, ये अगर आपका y डायरेक्शन है, ये आपका x डायरेक्शन है, दोनों क्या है एक दूसरे के? परपेंडिकुलर है। देन हमें अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहां से कॉमन निकाला अगर आपने, देन आपका आंसर आता है 3t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मैच हो रहा है, देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर with an angular velocity of 2 radian per second. The centripetal force is। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है और गिवन डेटा क्या है आपके पास? तो मास है आपका गिवन क्या है यहाँ पे? 5 kg और रेडियस इज 1 मीटर एंड वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकेंड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है।
लेकिन v को अगर हमने ओमेगा से अगर रिप्लेस किया, मतलब v और ओमेगा का रिलेशन अगर हमने लगा यहाँ पे, देन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम का वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, आर हमारे पास 1 है, ओमेगा हमारे पास 2 है, देन 5 इंटू 1 इंटू ओमेगा मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल 20 न्यूटन। तो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। सेम जो आपका आंसर है 20 न्यूटन। तो दोस्तों आपका 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी 20 ही है। वाह। तो अभी हमारा यहाँ पे जो टोटल डीपीपी था यहाँ पे एंड होता है। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो या फिर और भी क्वेश्चन में डाउट हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी।